अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जमील एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को एक्चुअली हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम बैंक रिकन्सिलेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, रिकॉल योर प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी डिफरेंसेस ऑन बैंक रिकन्सिलेशन, ओमिशंस, एरर्स इन टाइमिंग डिफरेंसेस। अगर कोई ओमिशन है उनको आइडेंटिफाई करें, अगर कोई एरर से कोई गलती है, किसी से ह्यूमन एरर है तो उसको आइडेंटिफाई करें। इसके अलावा थर्ड है टाइमिंग डिफरेंसेस। इन तीन चीज़ों को बेस बनाते हुए बैंक रिकन्सिलेशन हम बनाते हैं, क्योंकि बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर मेजर डिफरेंसेस इन तीन चीज़ों का होता है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ डिस्कस किया था स्टेप टू फॉलो फॉर बैंक रिकन्सिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेट ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी द सेम। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों के सेम डे तक क्लोजिंग होना मैंडेटरी है। सेकंड, आइडेंटिफाई ओन एरर्स। बीइंग ए मुस्लिम, इस्लाम यही प्रीच करता है कि इंसान अपनी गलती को आइडेंटिफाई करे, अपनी गलती को इंसान खुद सेल्फ जजमेंट करे। अब उसी बेस को बनाते हुए आइडेंटिफाई ओन एरर्स एंड ओमिशन। अगर आपकी कोई एरर्स है और ओमिशन से कोई आपने काम नहीं किया, कोई एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, कोई गलत किए, तो उसको आइडेंटिफाई करें और उसको रेक्टिफाई करें कैश बुक के अंदर। थर्ड नंबर, प्रिपेयर अपडेटेड कैश बुक। अब जितने भी आपके पास पहले कैश बुक है उसके बाद उसको रेक्टिफाई करें। अगर रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो रेक्टिफिकेशन करने के बाद अपडेटेड कैश बैलेंस आ जाएगा। प्रिपेयर अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक के बाद फाइनली आइडेंटिफाई टाइम डिफरेंस ट्रांजेक्शन्स। वो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें जो सिर्फ टाइमली डिफरेंसेस है, जो सर्टेन टाइम के बाद डेफिनेटली वो ट्रांजेक्शन एक्यूरेट हो जाएंगी, मगर टिल टाइम कम्स वो शायद आपके पास डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। तो इन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन। वंस अगेन रिकॉल प्रीवियस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, ABC trader report the following balance as at 31st August 2020। ABC ट्रेडर एक कंपनी का नाम है जो अपने पास बैलेंसेस शो कर रहा है 31st अगस्त 2020 का। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 60,000। बैंक कह रही है कि आपके पास बैलेंस, हमारे पास 60,000 पड़े, मगर हमारे पास कंपनी अकाउंट के पास बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000 रुपीज। हम कह रहे हैं कि बैंक से 40,000 रुपीज लेने और बैंक कह रही नहीं मुझे तो आपको 60,000 देने। इट मीन्स टाइमिंग डिफरेंस। Differences between bank statement and the cash book entries are summarized below। टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से, किसी भी डिफरेंस की वजह से, ये जो 60,000 और 40,000 का डिफरेंस है ये क्यों है, उनके लिए फॉलो ट्रांजेक्शन आपके पास गिवन है। बैंक हैज कलेक्टेड अ नोट रिसीवेबल फॉर रुपीज 20,000। 20,000 रुपीज का नोट रिसीवेबल आपको किसी कस्टमर से 20,000 रुपीज आपको मिले जो बैंक ने रिसीव कर दिए। बैंक ने अपने पास, बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में बैंक ने रिसीव कर दिया। दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। इट मीन्स दिस इज ओमिशन फ्रॉम योर कैश बुक। आप इसको सबसे पहले कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन, चेक इशूड एंड पेड बाय द बैंक। आपने चेक इशू भी किया है और बैंक ने पे भी कर दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। टोटल अमाउंट रुपीज 10,000, 10,000 का अमाउंट ऐसा है जो आपने इशू किया है, चेक पे भी किया है, मगर कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। दो चीजें। अब ये भी ओमिशन है, पहले भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी आपके पास ओमिशन है। चेक डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। टोटल अमाउंट 10,000 रुपीज। थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन, चेक कस्टमर ने आपके अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया है, जो बैंक में पैसे भी आ गए मगर आपके पास कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। थर्ड, अगेन ओमिशन। फोर्थ, डिपॉजिट अ चेक ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज का चेक डिपॉजिट हुआ इनटू द बैंक, बट previously recorded in the cash book for 5,000। अब यहां पे आपकी एरर
ह्यूमन एरर की बात आ रही है। 10,000 का चेक आपने इशू किया है, मगर कैश बुक में रिकॉर्ड 10,000 के बदले कितना रिकॉर्ड किया है? 5,000 रुपीज आपने डिपॉजिट किया है चेक। फर्स्ट 3 में आपके पास ओमिशन, थर्ड में, फोर्थ में आपके पास एरर। अब आपके पास चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू किया है, आपने किसी कस्टमर को, किसी सप्लायर को आपने चेक दिया है। अब जिस बंदे को आप सैलरीज दे रहे हैं, जिस बंदे को आप कोई चेक दे रहे हैं, लाजमी नहीं कि वो सेम बंदा फौरन जाके कैश करा ले। आपने तो चेक कर लिया, आपने तो अपने पास से माइनस कर दिया, आपने अपने पास एंट्री प्रॉपर रिकॉर्ड कर ली, मगर अब तक बैंक से वो पैसे माइनस नहीं हुए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर टोटल अमाउंट रुपीज 15,000। आपने चेक डिपॉजिट किए, आपको किसी कस्टमर ने चेक दिए, आपने वो बैंक में डिपॉजिट किए, मगर क्लियरेंस में भी सर्टेन टाइम पीरियड लगेगा। अब तक वो क्लियर नहीं हुआ। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन। आपके पास बैंक रिकंसिलिएशन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैश बुक बनाएंगे। सबसे पहले कैश बुक को अपडेटेड कंपनी रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। कैश बुक, कैश के हिसाब से आपके पास बैलेंस 40,000 एसेट्स डेबिट साइड। अब आप फर्स्ट एंट्री याद कर लें, 10,000 रुपीज आपके पास बैंक हैज कलेक्टेड अ नोट रिसीवेबल 20,000, चेक इशूड एंड पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। बैंक कैश का बैलेंस ऑलरेडी 40,000 है। 20,000 रुपीज के नोट रिसीवेबल्स आपके पास, आपके बिहाफ पे बैंक ने रिसीव किया। आपके पास एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल क्रेडिट। जो आपके पास आपको पैसे मिलने थे वो आपको नहीं मिले, आपके बिहाफ पे बैंक में जमा हो गए। आपने एंट्री क्या किया? कैश डेबिट, बैंक अकाउंट कंपनी रिकॉर्ड डेबिट, नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट। सेकंड नंबर, आपने 10,000 रुपीज का चेक इशू किया है मगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। किसी भी आपने वेंडर को दिया, किसी भी बंदे को आपने चेक इशू किया, तो आपके पास बैंक बैलेंस को क्रेडिट, कैश चेक इशू किया तो बैंक अमाउंट आपके पास क्रेडिट होना चाहिए। अब वो क्रेडिट आपने नहीं किया था, अब उसको क्रेडिट करें। अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। थर्ड नंबर, आपने 10,000 रुपीज डायरेक्ट आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। आपको पैसे मिलने थे, उसकी एंट्री क्या होनी? अगर आपको मिलते तो क्या एंट्री पास करते? कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब उसने चेक आपको नहीं दिया, आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। जिस तरीके से अक्सर कंपनीज में, भाई मैं फिजिकली मैं आपके पास कैश आके दे नहीं सकता, या चेक देने के लिए मेरे पास कोई बंदा नहीं है, मैं आप मुझे अकाउंट दे दें, मैं अपनी सिटी के अंदर, अपनी एरिया के अंदर आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दूंगा। अब उसने डायरेक्ट आपके पास पैसे दे दिए, तो आपको रिकॉर्ड करेंगे कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। फोर्थ नंबर एंट्री थी कि 5,000 रुपीज आपने अकाउंट रिसीवेबल से डिपॉजिट आपने किए थे 10,000 रुपीज का चेक, मगर जो रिकॉर्ड किया था, एरर जो थी, 5,000 रुपीज रिकॉर्ड किया था। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, 5,000 रुपीज। 5,000 ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस डिफरेंस जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे 5,000 रुपीज। अब ये 4 ट्रांजेक्शन हो गई। फिफ्थ और सिक्स ट्रांजेक्शन जिसमें तक चेक इशूड और चेक डिपॉजिट, ये दोनों का टाइम डिफरेंस है, सर्टेन टाइम के बाद वो रेक्टिफाई हो जाएगा। अब आप इस दोनों तराजू के टी अकाउंट के दोनों बैलेंसेस को रेक्टिफाई करेंगे। डेबिट साइड करेंगे तो 75,000 है, क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपीज, तो 65,000 रुपीज एज पर यूर रिकॉर्ड, अपडेटेड रिकॉर्ड। पहले रिकॉर्ड में क्या था? 40,000 रुपीज। अब आपके पास कितना रिकॉर्ड, कितना अमाउंट होना चाहिए? 65,000 रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब कंपनी अकाउंट अपडेट हो गया। सबसे पहले जो आप कह रहे थे मुझे बैंक से 40,000 लेने, अब आप क्या कह रहे हैं, क्या क्लेम कर रहे हैं? 65,000 लेने हैं, जबकि बैंक कितना कह रहा है? 60,000। तो अब आपके पास रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंट का, कोई बुक्स का पार्ट नहीं है, जस्ट ये एक एडिशनल, एक सब्सिडरी रिकंसिलिएशन है कि जो आपको टाइमली आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये अमाउंट आपके पास कोई एरर या कोई फ्रॉड नहीं है, ये आपका जो अमाउंट है भले डिफरेंस हो मगर सर्टेन टाइम के बाद वो रिकंसाइल हो जाएगा। अब इसमें हम बेस बनाते हैं बैलेंस एज पर बैंक बुक। बैंक बुक के अंदर आपने कहा 60,000 रुपीज पड़े हुए। अब लास्ट दो ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, आपने तो डिपॉजिट कर दिया मगर बैंक में अभी पैसे नहीं आए। आपने सिर्फ बैंक में एक कागज का टुकड़ा चेक जमा कर दिया, आपने एंट्री पास कर दी बैंक डेबिट, क्या बैंक में पैसे आए? अब तक नहीं आए।
डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। दूसरा, आपने कस्टमर को, अपने सप्लायर्स को आपने चेक तो दे दिया, आपने चेक तो साइन करके दे दिया, क्या वो चेक बैंक के आपके अकाउंट में, जो बैंक में आपका अकाउंट है, जो बॉक्स है, क्या उससे पैसे निकले? नहीं निकले, क्योंकि आपने तो लेटर लिख के दे दिया बैंक को, भाई मेरे बंदा आ रहा है इसको पैसे दे दे, मगर उस बंदे को अब तक वो बैंक तक बंदा आया ही नहीं। जब आएगा तो पैसे दे जाएंगे, आपने अपने हिसाब से माइनस कर दिए। अब इस चीज को बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 60,000 है। अनक्लियर चेक्स जो आपने डिपॉजिट तो आपने किए थे मगर अब तक बैंक में नहीं आए, आपने दे दिए, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, मगर आपके उस बॉक्स के अंदर वो पैसे नहीं आए। बॉक्स का मकसद आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आए। अनक्लियर चेक, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। अभी प्रोसेस में आपने जो डिपॉजिट कर दिए, अगर आज के प्रोसेस में 2 दिन के बाद, वैसे ही 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो आप अपने अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे टेम्परेरी बेसिस पे। सेकंड नंबर, अनप्रेजेंट चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। आपने चेक दे दिया किसी को, मगर बैंक से भी पैसे माइनस नहीं हुए। अब आप टेम्परेरी बेसिस अपने पास वो बैंक स्टेटमेंट से वो माइनस करेंगे, क्योंकि वो बैंक से पैसे अभी नहीं निकले मगर फ्यूचर में तो निकल जाएंगे। अब जब फ्यूचर में निकलेंगे तो आपके पास 60,000 प्लस 10,000 माइनस 60,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000, तो बैलेंस एज पर स्टेटमेंट एडजस्टमेंट कैश अकाउंट 65,000। आपके एडजस्टेड कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था? 65। अब ये आपके पास 65,000 हो गया। एक तो प्रोसेस ये है बैंक रिकंसिलिएशन का, कि बैंक स्टेटमेंट को बेस बनाते हुए आप उसके अंदर अनक्लियर चेक ऐड कर ले और अनप्रेजेंट चेक्स माइनस कर लें। अगर इसके अलावा कोई बैंक की कोई ह्यूमन एरर है, बैंक भी आपके अकाउंट में कोई गलती कर सकता है, तो वो आप एडिशन या डिलीशन एज पर रिक्वायरमेंट करेंगे। अब सेकंड चीज आती है, सेकंड क्यूरी आती है कि सर हम सिर्फ बैंक स्टेटमेंट को क्यों बेस बनाए, हम अपने रिकॉर्ड को क्यों नहीं बेस बनाते? चले हम अपने रिकॉर्ड को भी हम बेस बना देते हैं। आपने कहा बैंक स्टेटमेंट कैश बुक के हिसाब से 65,000 था रिवाइज, आपका क्लेम था कि 65,000 आपको पैसे लेने हैं, मगर अनक्लियर चेक आपने डिपॉजिट कर दिए मगर अब तक बैंक में पैसे नहीं आए, तो आप अपने पास से माइनस करेंगे। अगर बैंक स्टेटमेंट को बेस बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे या अपने पास से माइनस करेंगे। दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए, एक्यूरेसी देखने के लिए, या तो एक में जो आपने ऐड किया हुआ है वो दूसरे में ऐड कर लें, या अगर एक से माइनस किया है तो दूसरे से माइनस कर लें। अब अनक्लियर चेक आपने डिपॉजिट कर दिया अपने अकाउंट में ऐड कर दिया है मगर बैंक में नहीं है, तो वो आप माइनस कर दें। सेकंड चीज, अनप्रेजेंट चेक्स इश्यू आपने कर दिए चेक मगर वो अब तक आपके अकाउंट से पैसे निकले नहीं है, तो वो आप अपने अकाउंट में टेम्पररी जो आपने पहले क्रेडिट किया है अब उसको ऐड करेंगे, तो आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। अब 65,000 आपके पास था, 15,000 उसमें से माइनस करेंगे, 10,000 ऐड करेंगे, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 60,000। दोनों स्टेटमेंट अब आपके पास मैच है, दोनों की कंपैरिजन अभी आप सामने देख लें एक साथ। जो अमाउंट 60,000 था उसके अंदर 15,000 आप ऐड करेंगे, क्योंकि आपने तो डिपॉजिट कर दिए मगर अब तक बैंक में पैसे नहीं आए, तो आप बैंक में या तो बैंक में ऐड कर दें या अपने पास जो आपके पास 65,000 है उसमें से माइनस कर दें। दोनों बैलेंस में अगर दोनों में डिफरेंस है, आपने इसमें जो एक चीज रखी है तो या दूसरे में वो चीज रखें या पहले वाले में वो चीज माइनस कर दें, या तो बैंक में 15,000 ऐड कर दें या कैश बुक से 15,000 माइनस कर दें। सेकंड चीज, या जो आपने अनप्रेजेंट चेक जो आपने किसी कस्टमर को, किसी वेंडर को आपने चेक दिया हुआ है, आपने अपने पास कैश बुक से माइनस किया है, या तो बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर ले या अपने पास कैश बुक में ऐड कर दें। दोनों करेंगे तो आपके पास अल्टीमेट आंसर सेम आएगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 60,000 था। दोनों में डिफरेंसेस, टाइमली डिफरेंसेस, जो अब आज टाइम डिफरेंस है, हो सकता है कल खत्म हो जाए, इसीलिए इसको कहते हैं टाइम डिफरेंस, कि सर्टेन टाइम के बाद ये डिफरेंस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो होगा तो आपके पास आपके रिकॉर्ड के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 65,000 हो जाएगा। अगर आप कैश बुक की बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर आपके पास कैश बुक में 65,000 है, अगर वो चीज जो आपने चेक में बैंक में डिपॉजिट किया है क्लियर नहीं हुआ, जो आपने इशू किया है वो प्रेजेंट नहीं हुआ, वो दोनों को टाइमिंग डिफरेंस के बाद अल्टीमेट बैंक के पास 60,000 ही बैलेंस बचेगा। अब दोनों चीजों को आपने दो चीजों को बेस बनाते हुए या तो एक में ऐड कर लें, कैश बुक में ऐड कर ले, या बैंक स्टेटमेंट से माइनस कर ले। दोनों में
इक्वल कर लें। अब इन चीजों को जब आपके पास स्टेटमेंट क्लियर हो गई तो दिस इज सिंपली कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इजी तरीन टॉपिक, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ में आ गया, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंसेस को बेस करना है, ओमिशन एंड एरर्स को देखना है बस। ये तीन चीजें आपको फॉलो करनी है, ओमिशन, एरर्स और टाइमिंग डिफरेंस। टाइम डिफरेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट है, एरर्स एंड ओमिशन आप अपने कैश बुक को अपडेट करने के लिए वर्क करेंगे। होप इट्स क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching and like and subscribe this channel. See you soon, inshallah, with new topic. Allah Hafiz.